हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम पॉलिटी का अपना अगला टॉपिक कवर करेंगे और आज का हमारा टॉपिक होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारा एक मौलिक अधिकार में से एक है। हमारा जो फंडामेंटल राइट हैं 6 होते हैं, उनमें से शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन भी हमारा एक मौलिक अधिकार है, हमारा एक फंडामेंटल राइट है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये कौन से आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल नंबर 23 और 24 है, दोनों शोषण के विरुद्ध अधिकार से रिलेटेड हैं। इन दोनों आर्टिकल्स को हम वन बाय वन करते हैं। तो सबसे पहला हमारा आएगा आर्टिकल नंबर 23। आर्टिकल नंबर 23 है, इसमें दिया गया है कि भाई मानव दुर्व्यापार या फिर यूँ कहें ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात की गई है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात की गई है, और जो बलात् श्रम जो फोर्स लेबर है उसकी बात की गई, और बेगारी जो है, ये जो 3 चीज़ें हैं, मानव दुर्व्यापार, बलात् श्रम और बेगारी, इनको प्रतिषेध किया गया है, इनको रोकने की बात की गई है, प्रोहिबिशन की बात की गई है आर्टिकल नंबर 23 में। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 23 जो है किसको रोकता है? मानव दुर्व्यापार को रोकता है, बलात् श्रम को रोकता है और बेगारी को रोकता है। मानव दुर्व्यापार क्या होता है? जो वेश्यावृत्ति होती है, ठीक है, और आपका जो भिक्षावृत्ति होती है उसको क्या कहते हैं? मानव दुर्व्यापार कहते हैं। ठीक है, ये बुरा व्यापार है। तो इसका मतलब जो भिक्षावृत्ति है, जैसे बहुत सारे होते हैं जो अपने छोटे छोटे बच्चों को भिक्षा लेने के लिए जो है भेज देते हैं, तो ये आर्टिकल नंबर 23 है, ये आपका ऐसा करने से रोकता है। ठीक है, तो बलात् श्रम क्या होता है? किसी भी व्यक्ति से ज़बरदस्ती काम करवाना। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो बंधुआ मजदूरी होती है, ठीक है, तो उसमें ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है, इसको बलात् श्रम कहा जाता है। बेगारी क्या होता है? फ्री में जो है या फिर बहुत कम पैसे में काम करवाना, उसको क्या कहते हैं? बेगारी। तो इसमें जो आर्टिकल 23 में इन सभी को प्रतिषेध करता है ये, ठीक है, प्रोहिबिशन करता है, इनको रोकने की बात की गई है इसमें। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो आर्टिकल नंबर 23 है उसमें क्या है कि इस आर्टिकल नंबर 23 है उसमें कुछ आवश्यक सेवाओं के लिए सरकारी प्रतिबंध भी लगा सकती है। मतलब जो कुछ आवश्यक सेवाएं अगर हो, ठीक है, जो जरूरी हैं, तो उन पर सरकार है प्रतिबंध लगा भी सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल तो ये जो प्रतिबंध है, धर्म, जाति, वंश और भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे हमने देखा कि कोरोना काल है, उसमें स्वास्थ्य जो आपका जो सेक्टर है, ठीक है, हेल्थ सेक्टर और जो पुलिस जो है सेक्टर है, इनमें ये कहा गया कि भाई आपको काम करना जरूरी है। तो आपने देखा होगा कि कोरोना काल में जो हॉस्पिटल से आपके खुले रहते थे, ठीक है, और पुलिस जो है बिल्कुल सेवा कर रही थी, तो इसमें ये कहा गया कि भाई आपके लिए काम करना जरूरी है। तो आवश्यक कार्यों के लिए सरकार कुछ कानून बना सकती है, कुछ आदेश जारी भी कर सकती है। तो ये इस आर्टिकल नंबर 23 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो यही है आर्टिकल नंबर 23 में कि भाई मानव दुर्व्यापार, बलात् श्रम, बेगारी जो है, इनको रोकने की बात की गई है आर्टिकल नंबर 23 में। आर्टिकल नंबर 24 है, वो किसकी बात करता है? ये जो बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, मीन्स जो 14 वर्ष से कम बच्चे हैं उनको रोजगार, उनके रोजगार पर प्रतिषेध किया गया है, प्रोहिबिशन लगाया गया है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स। ओके, तो आर्टिकल नंबर 24 है, इसमें कहा गया कि भाई किसी भी फैक्ट्री है, कोई भी खनन जो है वाला एरिया है, कारखाने हैं, या फिर संकट में जो फैक्ट्रियां हैं, जैसे जहाँ पे चूड़ियाँ बनती है, पेंट, माचिस आदि, ये जो जितने भी फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं, इनमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं वो काम नहीं कर पाएंगे या फिर काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये सरकार ने प्रतिबंध किया गया है, रोक लगा रखी है कि भाई 14 साल के बच्चे जो है वो रोजगार पे इनमें नहीं जाएंगे। ठीक है, और तो ये आर्टिकल नंबर 24 हमें ये जो है राइट देता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ओके, अब हम पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये भी आपका क्या है? एक मौलिक अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट में से एक है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हमें जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें कुल 4 आर्टिकल आते हैं। आर्टिकल नंबर 25, 26, 27 और 28, सारे के सारे जो है 25 से लेकर 28 तक आपके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार से रिलेटेड आपके हैं, ये हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स जो हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देते हैं, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि भाई जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 25 में है, और इसमें ये दिया गया है कि भाई आस्था या विश्वास के आधार पर जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है आर्टिकल नंबर 25 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट जो इसमें धार्मिक प्रबंधन का अधिकार है, आर्टिकल नंबर 26 ये कहता है कि भाई धार्मिक प्रबंधन जो आप कर सकते हो, राइट टू मैनेजमेंट ऑफ रिलीजन्स। ठीक है, तो ये भी छोड़ दी गई आर्टिकल नंबर 23 के माध्यम से। आर्टिकल नंबर 27 क्या कहता है? ये कहता है कि कर न देने की स्वतंत्रता धर्म के मामले में, जो धर्म के मामले में जो कोई भी टैक्स वगैरह जो है वो नहीं होगा, तो टैक्स देने की जो स्वतंत्रता दी गई है, आर्टिकल नंबर 27 ऐसा कहता है। आर्टिकल नंबर 28 क्या कहता है कि धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता इसमें दी गई है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एजुकेशन। ठीक है, तो ये हमने देखे। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को, इनको रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए जा सकते हैं। जो ये आपके 4 आर्टिकल है धार्मिक स्वतंत्रता के जो हमें अधिकार देते हैं, इन पर निर्बंधन या रिस्ट्रिक्शन भी किया जा सकता है। लेकिन किन किन आधार पर रिस्ट्रिक्शन जो है किया जा सकता है इस धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को? सबसे पहला, अगर उससे लोक व्यवस्था है वो आपकी बिगड़ती है, या फिर स्वास्थ्य जो है से रिलेटेड जो, या फिर सदाचार प्रभावित आपका ये होता है। ठीक है, तो
तीन कंडीशंस पर जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित किया जा सकता है, लिमिटेड किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई आर्टिकल नंबर 25 जैसा हमने देखा कि धर्म का मूलभूत मामला असेंशियल मैटर ऑफ रिलीजन की बात करता है, और दूसरा इसमें धर्म का गौण मामला है। तो दो प्रकार के इसमें चीज़ें दी गई आर्टिकल 25 में, एक तो धर्म का मूलभूत मामला जिसको एसेंशियल मैटर ऑफ रिलीजन बोलेंगे, दूसरा धर्म का गौण मामला जिसको जर्नल मैटर ऑफ रिलीजन बोलेंगे। तो धर्म का जो गौण मामला है इनमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे गौण मामले में वित्तीय मामला आपका है, आर्थिक मामला आपका आता है, राजनैतिक मामला आता है और इसमें सामाजिक मामला आता है। ठीक है, तो जो धर्म का जो गौण मामला है इनमें सरकार इंटरफेयर आपकी कर सकती है गौण मामलों पे, जबकि आपका जो धर्म का जो मूलभूत मामला है उन पे सरकार इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो गौण मामले पर जिसमें वित्तीय मामला, आर्थिक मामला, राजनीतिक मामला और सामाजिक मामला, इन पर सरकार क्या कर सकती है, इंटरफेयर जो है कर सकती है। इससे रिलेटेड जो जैसे हमने देखा शाह बानो केस आया 1985 में और सायरा बानो केस आया एक 2017 में, तो ये दोनों केस हैं 3 तलाक से रिलेटेड है। तो ये 3 तलाक का जो मामला है ये धर्म का मूलभूत मामला नहीं है। जैसा हमने आर्टिकल नंबर 25 में दो चीज़ें पढ़ी, धर्म का जो मूलभूत मामला और धर्म का गौण मामला। ठीक है, तो जो 3 तलाक वाली जो ये बात है ये धर्म का मूल जो है भूत मामला नहीं है, ये परंपरा से आपका चला आ रहा है, इसलिए जो 3 तलाक है उसको धर्म का गौण मामला माना गया है। ठीक है, तो 3 तलाक है ये आपका क्या है, धर्म का गौण मामले के अंतर्गत आता है, क्योंकि परंपरा से चला आ रहा है तो सरकार इसमें इंटरफेयर कर सकती है। तो सरकार इस 3 तलाक को जो है खत्म इसको किया जा सकता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम देखें बात कि भाई जो अजान पढ़ी जाती है हर मुस्लिम कम्युनिटी में, तो उसका एक मूलभूत मामला है। अजान पढ़ना क्या है कि मूलभूत मामले के अंतर्गत आता है, बट लाउड स्पीकर के साथ पढ़ेगा ऐसा तो कहीं पर नहीं लिखा। तो ये धार्मिक स्वतंत्रता का आपका अधिकार नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो केरल है उसमें सबरीमाला केस आया, तो ये आपका हिंदू धर्म से रिलेटेड था सबरीमाला केस। तो इसमें जो 5 जजों की बेंच थी और जो 18 साल से ऊपर महिलाएं हैं वहाँ पर प्रवेश करने का अधिकार इनको नहीं है। तो ये एक परंपरा जो है आपकी चली आ रही है। ठीक है, तो इस प्रकार ये धर्म का आपका गौण मामला के अंतर्गत आएगा और इसको जो है ख़त्म किया जा सकता है। तो जजों ने कहा इसमें सबरीमाला केस में कि भाई ये जो परंपरा है और ये हिंदू धर्म का कोई मूलभूत मामला नहीं है, एक प्रकार से गौण मामला है, इसको समाप्त किया जाना चाहिए, इसको समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सबरीमाला वाला जो केस है ये मुद्दा काफ़ी गरमाया और फिर बाद में 7 जो जजों की बेंचेस भी बनी, 5 थी पहले फिर 7 हुई, बट अब भी जो है इसका डिसीजन नहीं आया है। सबरीमाला जो केस आपका ये चल रहा है हिंदू धर्म से रिलेटेड है और इसमें जो 18 साल से ऊपर की महिलाएं जो है वहाँ पे प्रवेश नहीं कर सकती मंदिर में। तो इस प्रकार से जो ये एक प्रकार से आपका गौण मामला है और इसको बदला जा सकता है। तो हमने क्या देखा कि धर्म के गौण मामलों में सरकार इंटरफेयर कर सकती है, ये हमने देखा इन 2 एग्जाम्पल से। नेक्स्ट अगर हम देखें आर्टिकल नंबर 26, इसको डिटेल में हम देखें। आर्टिकल नंबर 26 कहता है कि धार्मिक प्रबंधन का आपको अधिकार है। ठीक है, तो धार्मिक प्रबंधन का अधिकार कौन देता है, आर्टिकल नंबर 26, कि भाई हर धर्म का व्यक्ति अपने धर्म को प्रमोट कर सकता है, लेकिन सदाचार, स्वास्थ्य और लोक व्यवस्था, ये जो 3 आधार है, सदाचार, स्वास्थ्य और लोक व्यवस्था के आधार पर धार्मिक प्रबंधन के अधिकार को सीमित जो है या फिर निर्बंधन या रेस्ट्रिक्शन भी किया जा सकता है। ठीक है, हर धर्म को या हर धर्म के व्यक्ति को अपने धर्म को प्रमोट करने का अधिकार है। ठीक है, तो इसमें रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए जा सकते हैं। तो इसमें 3 बेस बताए गए हैं, सदाचार, स्वास्थ्य और लोक व्यवस्था, उसके आधार पर इसको जो है सीमित भी किया जा सकता है, रेस्ट्रिक्शन बेस पे लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 27 हमने देखा कि धार्मिक मामलों पर कर न लगाने की स्वतंत्रता इसमें दी गई है। तो हमारा देश सभी धर्मों को जो अपनाता है जैसा हमने देखा, बट हमारा देश एक सकारात्मक धर्मनिरपेक्षवाद को भी अपनाता है। ठीक है, मीन्स हम सभी धर्मों को न्यूट्रल मानते हैं, लेकिन हमारे देश की सरकारें धर्मों को प्रमोट भी करती है, लेकिन समान तरीके से प्रमोट यहाँ पे करती है या समान तरीके से प्रमोट वो करेंगी। पर्टिकुलरली जो है किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं करेगी सरकार। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, सकारात्मक धर्मनिरपेक्षवाद इसको कहते हैं। तो हमारा देश एक सकारात्मक धर्मनिरपेक्षवाद को अपनाता है। ठीक है, तो किसी भी पर्टिकुलर धर्म पर सरकार जो है वो टैक्स नहीं लगा सकती और धार्मिक इंस्टीट्यूशन कोई कर यहाँ पे जैसे आप देखते हैं कि देते भी नहीं है। ठीक है, तो टैक्स जो है किसी भी धर्म जो पर्टिकुलर जो धर्म है उस पर सरकार टैक्स नहीं लगा सकती, लेकिन जो शुल्क जो है फीस है वो लिया जा सकता है। तो ये आर्टिकल 27 में आपका दिया गया है। आर्टिकल नंबर 28 में धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, जैसा आपने देखा अगर कोई भी शिक्षा संस्थान ऐसा है जो सरकार द्वारा पूर्ण वित्त पोषित है, मतलब सरकार द्वारा ही वो पूरा जो है तरीके से चलाया जा रहा है, सरकार द्वारा पूर्ण पोषित है यानी सरकार उसका खर्चा चला रही है, तो वहाँ पर उस इंस्टीट्यूट में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी सरकार के द्वारा वो पूर्ण पोषित है। लेकिन अगर जो है तो आर्टिकल 28 में ये है कि अगर कोई शिक्षा संस्थान ऐसा है जो आंशिक रूप से वित्त पोषित है, मीन्स पार्शली पूरी तरीके से जो है वित्त पोषित नहीं है, आंशिक तरीके से वित्त पोषित है, कोई भी राज्य या सरकार जो है द्वारा मान्यता प्राप्त है, ट्रस्ट के रूप में कोई संस्थान जो है काम कर रहा है। ठीक है, ट्रस्ट के रूप में अगर काम कर रहा है तो वहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन स्वतंत्रता के साथ। तो कोई जो है प्रतिबंध या बाध्यता नहीं होगी, धार्मिक शिक्षा ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता है। तो इसमें यह दिया गया है कि भाई आर्टिकल 28 धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, तो ये इसमें कहा गया है।
नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, जो कल्चरल एंड एजुकेशनल जो राइट्स हैं। तो हमारे जो मौलिक अधिकार है, हमारे जो फंडामेंटल राइट है, उन्हीं में से आपका जो छठा फंडामेंटल राइट है वो कौन सा है? सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो है हमें देता है। ठीक है, तो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार ये आर्टिकल नंबर 29 और 30 से रिलेटेड है। तो आर्टिकल नंबर 29 और 30 में आपके सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट आपके हैं। इसमें जो आपके माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक है, अल्पसंख्यक हैं, उनके लिए ये बनाया गया है। ओके, तो ये दोनों आर्टिकल केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। ये जो है सांस्कृतिक और शैक्षणिक जो अधिकार 29 और 30 दोनों क्या हैं? भारतीय नागरिकों के लिए है, ये विदेशों के लिए नहीं। ठीक है, जैसा आपने देखा आर्टिकल नंबर 15, 16, 19 और आपका जो ये है 29 और 30। ठीक है, तो ये केवल और केवल जो है भारतीय लोगों को प्राप्त है, अन्य जो है विदेशी लोगों को ही प्राप्त नहीं है। तो हमारे संविधान में अल्पसंख्यक को कहीं परिभाषित हालांकि नहीं किया गया है। तो आर्टिकल नंबर 29 और 30 ये अल्पसंख्यकों को धर्म और भाषा के आधार पर डिवाइड करते हैं। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि भाई जिस धर्म की आबादी 50% से कम होगी तो वो धर्म आपका अल्पसंख्यक माना जाएगा। तो अल्पसंख्यक जो है कौन से होते हैं? जिस धर्म की आबादी 50% से कम होती है वो अल्पसंख्यक में आएंगे। तो हमारे देश में जैसा आप जानते हैं कि हिंदू 75 से 80% है, जबकि बाकी जो अन्य धर्म है, ठीक है, वो 50% से आपके कम है। तो इसका मतलब पूरे देश में हिंदू बहुसंख्यक जो है माने जाएंगे। बाकी जो अन्य जो धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, ये सारे आपके क्या माने जाते हैं? अल्पसंख्यक जो है आपके माने जाते हैं। बट हाँ, अलग अलग क्षेत्र में जैसे भाई हम देखें जम्मू कश्मीर है तो वहाँ पे मुस्लिम बहुसंख्यक है, वहाँ पे मुस्लिम आबादी जो है आपकी ज़्यादा है, हिंदू जो है वहाँ पे कम है, तो हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। तो आर्टिकल नंबर 29 और 30 अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है। ठीक है, तो अल्पसंख्यक है उनके हितों के संरक्षण की बात कौन सा आर्टिकल करता है? आर्टिकल नंबर 29 और 30। तो अगर इसको डिटेल में हम देखें आर्टिकल नंबर 29 तो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है, प्रोटेक्शन ऑफ तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। दूसरा इसमें धर्म, भाषा, संस्कृति के आधार पर इसको बताया गया है। और आर्टिकल नंबर 30 है अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की स्थापना की बात करता है। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं कि भाई आर्टिकल 15 का क्लोज नंबर 5, इसमें जितने भी शैक्षणिक संस्थान है गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, वहाँ पर SC, ST और OBC का आरक्षण दाखिले के रूप में दिया जाएगा, लेकिन अल्पसंख्यक जो है शिक्षण संस्थानों को छोड़कर। तो ये आपने देखा कि आर्टिकल 15 का क्लोज 5 ये कहता है कि जितने भी शैक्षणिक संस्थान है वहाँ पर SC, ST और OBC का आरक्षण दाखिले के रूप में दिया जाएगा, लेकिन अल्पसंख्यकों को छोड़कर, अल्पसंख्यक जो है शिक्षण संस्थानों को छोड़कर। नेक्स्ट जो आर्टिकल नंबर 15 का क्लोज नंबर 5 का जो पॉइंट है, तो ये अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर काम ये आपका नहीं करेगा। आर्टिकल नंबर जो 31 की बात अब हम कर लेते हैं। ठीक है, हमने 30 तक आर्टिकल पढ़ लिए। आर्टिकल 30 हमारा क्या कहता है? इसमें भाई आर्टिकल 30 में क्लोज 1 एंड क्लोज 2 ये दो क्लोज आपके इंपॉर्टेंट आते हैं। और आर्टिकल 31 का क्लोज 1 जो कि संपत्ति का अधिकार की बात करता है। ठीक है, तो क्लोज 1 और क्लोज 2 ये दोनों हमारे मूल संविधान में तो थे, लेकिन अब इनको जो है फिलहाल खत्म कर दिया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आर्टिकल 31 जो पहले संपत्ति का अधिकार होता था, लेकिन अब उसको जो है खत्म कर दिया गया। ठीक है, और ख़त्म करके उसको आर्टिकल नंबर 300 का क्लोज नंबर ए में उसमें डाल दिया गया। तो आर्टिकल का क्लोज नंबर 1 और 2 ये हमारे मूल संविधान में तो थे, लेकिन अब इनको खत्म कर दिया गया है और संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड आपके हैं। आर्टिकल नंबर 31 का क्लोज ए और क्लोज बी और क्लोज सी अगर इनकी बात करें तो आर्टिकल 31 का क्लोज ए और क्लोज बी ये दोनों हमें फर्स्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के थ्रू जो है हमने इनको ऐड किए। ठीक है, तो अब हमारे पास जो आर्टिकल 31 का क्लोज ए, क्लोज जो है बी, 31 का क्लोज बी, ये हमने पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 किया और उसके थ्रू हमने इसको संविधान में इन दोनों को जोड़ा। आर्टिकल 31 का क्लोज सी है, ये इसके लिए हमने 25वां संविधान संशोधन अधिनियम किया 1971 में, और फिर इसको जो है हमारे संविधान में इसको जोड़ा गया आर्टिकल नंबर 31 का क्लोज नंबर सी को। ठीक है, हालांकि आर्टिकल नंबर 31 का क्लोज 1 एंड क्लोज 2 ये आपके खत्म कर दिए गए हैं, मूल संविधान में आपके ये होते थे। ठीक है, और इनको जो है जोड़ दिया गया है हमारे संविधान में। इन दोनों को के लिए पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 किया गया और इसके लिए आपका 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 किया गया। तो अब इसकी डिटेल में हम चर्चा कर लेते हैं। भाई पहले जो आपका आर्टिकल नंबर 31 का जो क्लोज नंबर 1 है वो किससे रिलेटेड है? भाई संपत्ति का अधिकार की बात करता है, ये राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता है। ठीक है, तो पहले ये एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन अब ये आपका मौलिक अधिकार नहीं रहा है। ठीक है, तो अब आपका ये क्या है? एक विधिक अधिकार है, एक संवैधानिक अधिकार आपका ये है आर्टिकल नंबर 30। ठीक है, सॉरी, ये संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट जो अगर इसमें बात करें कि आर्टिकल नंबर 19 का क्लोज नंबर 1 का एफ जो है, यहाँ पर भी संपत्ति के अधिकार की बात की गई है। तो ये दोनों आर्टिकल जो आपके संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड है, आर्टिकल नंबर 31 का क्लोज 1, ठीक है, और आर्टिकल नंबर 19 का क्लोज 1 का एफ। ठीक है, तो हमने इसके लिए जो 44वां संविधान संशोधन 1978 किया, और राइट टू प्रॉपर्टी और जो संपत्ति का जो अधिकार है उसको पहले एक मौलिक अधिकार होता था, तो अब इसको मौलिक अधिकार खत्म करके अब इसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है,
तो संपत्ति का अधिकार है उसको अब फिलहाल जो है आज प्रेजेंट में आर्टिकल नंबर 300 का क्लोज ए में इसको डाल दिया गया है। तो आर्टिकल नंबर 300 का क्लोज ए में इसको रखा गया और विधि के प्राधिकार के बिना किसी को संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा, ये इसमें लिखा। ठीक है, तो आर्टिकल 300 का क्लोज ए क्या कहता है कि भाई विधि के प्राधिकार के बिना किसी को संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। मीन्स यहाँ पे क्या है कि हम संपत्ति के अधिकार से किसी को तभी वंचित कर सकते हैं जब कोई जो है कानून संसद वो बनाएगी। ठीक है, तो किसी को भी हम संपत्ति के अधिकार से कब वंचित कर सकते हैं, जब संसद कोई कानून बनाएगी तभी कर सकते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि आर्टिकल नंबर 300 का क्लोज ए है वो संविधान में भी लिखा है। ठीक है, तो एक संवैधानिक अधिकार भी आपका है। जैसे मैंने बताया कि आर्टिकल नंबर 300 का क्लोज ए जो एक संपत्ति का अधिकार है, ठीक है, और वो आपका एक संवैधानिक अधिकार है और विधिक अधिकार दोनों है। हालांकि आर्टिकल नंबर जो है जो संपत्ति का अधिकार है वो आपका मौलिक अधिकार अभी नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखा कि क्योंकि इस कानून को बनाने का जो अधिकार है संसद को है, इसलिए इसको विधिक अधिकार भी कहते हैं और इसको संवैधानिक अधिकार दोनों कहते हैं। तो संपत्ति का जो अधिकार है वो आपका विधिक अधिकार भी है और संवैधानिक अधिकार भी है, लीगल राइट भी है। ठीक है, तो लीगल राइट भी है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है। ठीक है भाई, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें आर्टिकल नंबर 31 का क्लोज नंबर 2 है वो किसकी बात करता है, तो संपत्ति का अधिकार से किसी भी व्यक्ति को वंचित किया जाएगा अगर मामला जो है लोक कल्याण का हो। ठीक है, और उसकी जो क्षतिपूर्ति है या मीन्स उसको कंपनसेशन जो है उसको दिया जाएगा, उसकी क्षतिपूर्ति जो है की जाएगी। जैसे आप देखते हैं कि भाई जैसे कहीं से रोड निकला और हमारी ज़मीन आ रही है, ठीक है, जैसे हमारे खेत हैं वहाँ से सरकार ने एक्वायर कर लिया, वहाँ से रोड गया तो हमारे वो जो रोड है वो सरकार हमारे जो खेत है वो सरकार ले सकती है। ठीक है, और उसके बदले में जो भी आपका क्षतिपूर्ति या कंपनसेशन बनता है वो आपका दिया जा सकता है। तो संपत्ति के अधिकार से वंचित भी किया जा सकता है। तो ऐसा आर्टिकल नंबर 31 का क्लोज नंबर 2 आपका दिया गया है। ठीक है, और उसके बदले में जो भी आपकी क्षतिपूर्ति होती है, जो भी कंपनसेशन बनता है, मुआवजा वगैरह, वो आपको दिया जा सकता है। तो ये आर्टिकल 31 का क्लोज नंबर 2 के तहत आपका ये है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आर्टिकल नंबर 31 का क्लोज ए क्या कहता है। इसमें आपके भूमि सुधार और सामाजिक न्याय की बात की गई है। ठीक है, मीन्स लैंड रिफॉर्म्स और जो आपकी सोशल जस्टिस है उसकी बात किसमें की गई, आर्टिकल नंबर 31 का क्लोज ए में बात की गई है। इस 31 का क्लोज ए में बोला गया कि भाई जो सामाजिक न्याय के लिए सरकारें जमींदारों से कोई ज़मीन ले सकती है और उसको प्रयोग कर सकती है। ठीक है, अगर मामला सामाजिक न्याय का है तो सरकार जमींदारों से ज़मीन लेकर उसका प्रयोग कर सकती है। ये ऐसा आर्टिकल नंबर 31 का क्लोज ए में दिया गया है जो कि लैंड रिफॉर्म्स एंड सोशल जस्टिस जो है की बात करता है। जो पेट्रोलियम क्षेत्र है, जैसे कोई भी पेट्रोलियम क्षेत्र है जहाँ पे ठीक है, या फिर कोई भी खनन जो है क्षेत्र है, उन ज़मीनों को सरकार लीज पे जो है खरीद भी सकती है, उन ज़मीनों पर जो है अपना कब्जा भी कर सकती है। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल नंबर 31 का क्लोज ए में दिया गया है। ठीक है, अगर सामाजिक न्याय की बात आएगी तो वहाँ पे जो है सरकार जमींदारों से ज़मीन लेकर उनका प्रयोग कर सकती है। आर्टिकल नंबर 31 का क्लोज नंबर बी है, ये आपका क्या कहता है कि भाई भूमि सुधार के लिए एक 9वीं अनुसूची बनाई गई और उसमें जितने भी भूमि सुधार कानून है वो इसमें डाल दिए गए। ठीक है, और वहाँ पर जो फंडामेंटल राइट के आधार पर कोर्ट इंटरफेयर आपका नहीं करेगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका आर्टिकल नंबर 31 का बी। ये किससे रिलेटेड है भाई, भूमि सुधार के लिए जितने भी आपके कानून बनेंगे वो सारे के सारे जो है शेड्यूल नंबर 9 में जो है डाले जाएंगे या शेड्यूल नंबर 9 में वो डलेंगे। ठीक है, और जो शेड्यूल नंबर 9 है उस पर जो है फंडामेंटल राइट के आधार पर कोर्ट है उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती, ऐसा दिया गया है। ठीक है, कि मौलिक अधिकारों के आधार पर कोर्ट भी इंटरफेयर नहीं कर सकती, ऐसा जो है आपका दिया गया है आर्टिकल नंबर 31 का क्लोज बी, जिसमें शेड्यूल 9 आती है, 9वीं अनुसूची इसमें आएगी और जिसमें भी जितने भी भूमि सुधार जो आपके कानून है वो इसमें डाले जाएंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि आर्टिकल नंबर 31 का क्लोज ए है, इसमें बोला गया कि भाई आर्टिकल नंबर 14 और आर्टिकल नंबर 19 के आधार पर कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आर्टिकल नंबर 31 का क्लोज ए है, उसमें आर्टिकल 14 और 19 के आधार पर कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती। दूसरा, फिर बाद में जो भी क्षतिपूर्ति होगी, क्षतिपूर्ति के स्थान पर मुआवजा जो है कर दिया गया कि भाई क्षतिपूर्ति को लेकर बहुत सारे जो है विवाद उठने लगे, इसलिए जो क्षतिपूर्ति है उसके स्थान पर जो है क्या किया गया, भाई जमींदारों की जो ज़मीनें सरकार यूज कर सकती है तो फिर जो भी क्षतिपूर्ति होगी उनके लिए तो यहाँ पे मुआवजा उनको दिया जाएगा। तो ठीक है, तो मुआवजा मतलब संसद मनमाना नहीं कर सकती। ठीक है, अब मुआवजा है वो मनमाना भी नहीं किया जा सकता। तो वहाँ के ज़मीन के जो भी सर्कल रेट है उसके आधार पर सरकार है वो क्या देगी, मुआवजा देगी। ठीक है, जिस भी एरिया में जहाँ पे जो भी सर्कल रेट वहाँ पे चल रहे हैं तो ज़मींदारों को जो उनकी ज़मीन के बदले उतना ही उनको मुआवजा दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई संपत्ति के अधिकार को लेकर मुद्दे कम नहीं हो रहे थे, तो एंड में 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 आपका ये किया गया और इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आर्टिकल 31 का क्लोज ए क्लोज 2 को हटा दिया गया और इसको जो है आर्टिकल नंबर 300 का क्लोज ए में डाल दिया गया। तो ये आपने देखा कि भाई संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड काफ़ी मुद्दे थे, खत्म नहीं हो रहे थे। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 बना और उसी के तहत आर्टिकल जो 31 का क्लोज 1 क्लोज 2 को खत्म कर दिया गया और इनको आर्टिकल नंबर 300 का क्लोज ए में डाल दिया गया।
जैसे इसमें अगर हम केसेस की बात करें तो इसमें एक आया था कोहिलो केस जो 2007 में आया, ठीक है। तो 9वीं अनुसूची केस भी इसको कहते हैं, कोहिलो केस 2007 वाले को, ठीक है। और 9वीं अनुसूची में जो भी चीज़ें हैं उनमें कोर्ट, जैसे आप जानते हैं कि कोर्ट है उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती, तो जुडिशरी इंटरफेयर कर सकती है, बट कंडीशन जो है इसमें लगा दी गई कि भाई जो इसमें जो 9वीं अनुसूची है उसमें जुडिशरी इंटरफेयर कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन लगा दी गई। पहली जो इसमें अगर यहाँ पे देखें केशवानंद केस जो के बाद 1973 में आपका जो ये आया था, तो केशवानंद केस के बाद कोई भी कानून है वो 9वीं अनुसूची में डाला जाता है, ठीक है। दूसरा, और अगर वो आधारभूत ढांचे को प्रभावित करता है तो कोर्ट इंटरफेयर करने का अधिकार रखती है, और कोर्ट के पास न्यायिक समीक्षा का अधिकार भी वहाँ पे है। तो यहाँ पे ये कहा गया क्या, कोई केस जो आपका 2007 में आया था, ठीक है। तो इसमें 9वीं अनुसूची केस इसको कहते हैं कि भाई जुडिशरी इंटरफेयर कर सकती है, लेकिन कुछ कंडीशन इसमें क्या लगाई गई कि भाई जो केशवानंद केस है 1973 वाला, तो इस केशवानंद केस के बाद कोई भी कानून 9वीं अनुसूची में डाला जाता है, और अगर आधारभूत ढांचे को प्रभावित करता है, ठीक है, तो फिर कोर्ट उसमें इंटरफेयर कर सकती है, और कोर्ट के पास जो जुडिशियल जो रिव्यू का भी अधिकार है, तो वहाँ पे कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है, ठीक है। तो ये आपको कंडीशन ध्यान रखनी है कि कोर्ट कब इंटरफेयर कर सकती है 9वीं अनुसूची में। नेक्स्ट आपका आर्टिकल नंबर 31 का क्लोज नंबर सी है। तो इसमें आर्टिकल नंबर 39 का क्लोज बी और आर्टिकल नंबर 39 का क्लोज सी आते हैं, और ये किससे रिलेटेड हैं भाई, ये दोनों के दोनों DPSP राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आपके ये आते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 39 का क्लोज बी है, इसमें क्या है, इसमें भौतिक संसाधनों के समान वितरण की बात की गई है कि जो भी भौतिक संसाधन होंगे उनके समान वितरण जो है आपके होंगे। आर्टिकल नंबर 39 का क्लोज नंबर सी है, वो क्या कहता है कि भाई जो भौतिक संसाधन है उनका संकेंद्रण नहीं होना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन जो है नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी एक व्यक्ति को नहीं देने चाहिए, सबको जो है यहाँ पे बांटे जाने चाहिए। तो इसका सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए, जो भी भौतिक संसाधन है वो किसी एक के पास नहीं होना चाहिए, सबको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। तो ये आपके ऐसे दिया गया है। तो आर्टिकल 39 का बी और सी में आपको समझ में आ गया होगा, ये भौतिक संसाधनों से रिलेटेड हैं आपके। और हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं, राजनीतिक लोकतंत्र पर फोकस करता है, हमारे जो भी मौलिक अधिकार है वो किसके ऊपर फोकस करता है, राजनीतिक लोकतंत्र पर, जबकि हमारे जो DPSP है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है वो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र पे आपके फोकस करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नोट है, आपको ध्यान में रखना है कि भाई जो फंडामेंटल राइट है वो राजनीतिक जो लोकतंत्र पर फोकस करता है, जबकि जो DPSP है वो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र पर आपके फोकस करते हैं। आर्टिकल नंबर 39 का क्लोज बी और क्लोज नंबर जो है सी, दोनों को आर्टिकल नंबर 14 और 19 के आधार पर कोर्ट में चुनौती नहीं दी जाएगी, ये आपका ऐसा कहा गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई ये, आर्टिकल 39 का क्लोज बी क्लोज सी को भी आर्टिकल 14 एंड 19 के आधार पर जो कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक है। नेक्स्ट जो आर्टिकल नंबर 32 अब हम पढ़ते हैं, तो आर्टिकल 31 आपका हो चुका है, अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 32। आर्टिकल नंबर 32 है, इसमें क्या है, तो इस आर्टिकल नंबर 32 है उसमें रिटों की बात की गई है। जो रिट होती है ना, रिट, तो हमारी 5 प्रकार की रिट होती है, तो उनकी बात जो है कि कौन से आर्टिकल में की गई है, आर्टिकल नंबर 32 में। आर्टिकल नंबर 32 का क्लोज नंबर 1 है, इसमें क्या कहा गया है, तो फंडामेंटल राइट इज़ ए फोर्शिएबल, मीन्स जो मौलिक अधिकार है वो परिवर्तनीय आपके होते हैं, तो मौलिक अधिकार परिवर्तनीय होते हैं, ऐसा आर्टिकल 31 का क्लोज 1 में कहा गया। और इसी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट जो है संरक्षक है फंडामेंटल राइट का, जो हमारे मौलिक अधिकार है उनका संरक्षक, उनका गार्जियंस जो है कौन है, जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट का गार्जियन है, संरक्षक जो है, जो भी हमारे फंडामेंटल राइट है उनका संरक्षण करने का काम किसका है, सुप्रीम कोर्ट का है। और मौलिक अधिकार जो है हमारे वो परिवर्तनीय होते हैं, ऐसा आर्टिकल नंबर 32 का क्लोज नंबर 1 कहता है। आर्टिकल नंबर 32 का क्लोज नंबर 2 क्या कहता है, इसमें 5 प्रकार के रिट की बात की गई है। तो 5 प्रकार के रिट हमारे आर्टिकल नंबर 32 का क्लोज नंबर 2 में दी गई है। 32 का क्लोज नंबर 3 है, इसमें रिट की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल नंबर 32 के अनुसार है, और हाई कोर्ट के पास आर्टिकल नंबर 226 के अनुसार है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये है कि आर्टिकल नंबर 32 का क्लोज सी है, उसमें जो रिट की पावर दी गई है, ठीक है, जो रिट की पावर दी गई है वो सुप्रीम कोर्ट के पास तो आर्टिकल 32 के तहत है, और हाई कोर्ट के पास जो है आर्टिकल नंबर 226 के तहत है। लेकिन यहाँ पे जो संसद द्वारा रिट का अधिकार अन्य कोर्ट को भी दे सकता है, बट ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। तो संसद है वो रिट का अधिकार भाई, हालांकि फिलहाल जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा अन्य को भी दिया जा सकता है ये रिट का अधिकार, जो रिट की जो पावर होती है अन्य कोर्ट को भी दी जा सकती है, ठीक है, संसद के द्वारा। आर्टिकल नंबर 32 का क्लोज नंबर 4 क्या कह रहा है, तो इसमें जो फंडामेंटल राइट हमारे जो मौलिक अधिकार है उनको निलंबित नहीं किया जा सकता, उनको सस्पेंशन जो है उनका नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो जो भी हमारी मौलिक अधिकार हैं, 6 हमारे मौलिक अधिकार हैं आज की डेट में, तो जितने भी हमारे मौलिक अधिकार हैं फंडामेंटल राइट है उनको निलंबित या सस्पेंशन उनका नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ अपवाद हैं,
उस केस में कुछ आर्टिकल हैं जहाँ पर इन फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन किया जा सकता है। जैसे आपका आर्टिकल नंबर 358 एंड 359 है, ठीक है। तो ये अपवाद हैं जहाँ पर जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, उनको निलंबित किया जा सकता है, उनका सस्पेंशन किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आर्टिकल 32 का क्लोज नंबर 4 क्या कह रहा है कि भाई जो मौलिक अधिकार है उनका सस्पेंशन नहीं किया जा सकता, ऐसा ये दिया गया है। और अपवाद आपको समझ में आ गया होगा कि 358, 358 और 59 जो आर्टिकल हैं ये आपके अपवाद हैं जहाँ पर मतलब इनको सस्पेंशन किया जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर, जैसे हम यहाँ पे 32 का क्लोज नंबर 2 जब देखते हैं तो इसमें क्या दिया गया है, रिट की बात की गई है। 5 प्रकार की आपकी रिट होती हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि जो ये 5 प्रकार की जो रिट होती है वो कौन कौन सी होती है और उनको हम डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो ये 5 रिट हैं, उनको डिटेल में। तो रिट का प्रयोग तब होता है जब मौलिक अधिकारों का शोषण जो है आपका हो रहा है, जो हमारे फंडामेंटल जो राइट है उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, उस केस में आप रिट का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये ऐसा आपका आर्टिकल नंबर 32 का क्लोज नंबर 2 में दिया गया है। रिट की बात करते हैं तो जैसा आपने देखा कि जो रिट है, रिट की पावर जो है सुप्रीम कोर्ट को दी गई है और हाई कोर्ट को भी दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत दी गई है और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत दी गई है। और जो रिट है हमने ये कहाँ से लिया है, इसका सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, तो ब्रिटेन से हमने जो है इस रिट वाली जो पावर है उसका सोर्स लिया है, ठीक है। तो रिट की जैसे कि आप जानते हैं कि 5 प्रकार की आपकी रिट होती हैं। तो कौन कौन सी 5 प्रकार की रिट होती हैं वो देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहली आपकी होती है हैबियस कॉर्पस, जिसको बंदी प्रत्यक्षीकरण कहेंगे। दूसरा आपकी मैंडेमस होती है, जिसको हम प्रमादेश कहेंगे। तीसरा आपका प्रोहिबिशन, जिसको हम प्रतिषेध कहेंगे। और चौथी रिट होती है सर्शियोरारी, जिसको हम उत्प्रेषण कहेंगे। और इसको पोस्टमार्टम रिट भी कहा जाता है, सर्शियोरारी या उत्प्रेषण को, ठीक है। और 5वीं हमारी है क्यो वारंटो है, जिसको हम अधिकार परीक्षा भी कहते हैं। तो ये हमारी 5 प्रकार की रिट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ठीक है। उत्प्रेषण है उसको पोस्टमार्टम रिट भी कहा जाता है। नेक्स्ट अब हम इनको डिटेल में देख लेते हैं भाई जो हमारी ये रिट है 5 प्रकार की। तो सबसे पहले हैबियस कॉर्पस। हैबियस का मतलब होता है कि भाई सह शरीर जो है, शरीर के साथ उपस्थित होना है, इसका मतलब ये है। तो हैबियस कॉर्पस जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका प्रयोग कब किया जाता है, जो ये रिट होती है इसका प्रयोग कब किया जाता है, हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका प्रयोग तब होता है जब व्यक्ति किसी व्यक्ति के स्वतंत्रता का अधिकार है उसका शोषण हो रहा हो, ठीक है। जब किसी भी व्यक्ति का स्वतंत्रता का अधिकार का शोषण हो रहा हो तो उस केस में आपकी ये रिट की यूज़ की जाती है। इसको पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों के खिलाफ जो है लाया जा सकता है। तो एकमात्र ऐसी रिट है जिसको पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों के खिलाफ लाया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जितने भी अन्य चारों प्रकार के रिट हैं, ठीक है, हैबियस कॉर्पस को छोड़कर, जो आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट है इसको छोड़कर सभी जो है आपकी सरकारी तंत्र के खिलाफ लागू होती है, ठीक है। जबकि हैबियस कॉर्पस रिट एकमात्र ऐसे रिट है जो प्राइवेट सेक्टर के जो प्राइवेट सेक्टर और सरकारी जो सेक्टर है दोनों के खिलाफ आपकी लागू होती है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और बाकी जितनी भी चारों रिट हैं वो सरकार के जो है खिलाफ या सरकार का जो तंत्र होता है, ठीक है, सरकार के जो कर्मचारी होते हैं, सरकार या सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ है वो आपकी लाई जाती है, ठीक है, हैबियस कॉर्पस। और प्राइवेट जो है तंत्र के खिलाफ भी, जबकि बाकी चारों रिट आपकी सरकारी तंत्र के खिलाफ। तो हमने यहाँ पे देखा एक केस हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि हाथरस केस हुआ जिसमें एक महिला है उसको मार दिया गया और इलाहाबाद हाई कोर्ट में फिर ये केस चला गया। तो पुलिस वालों ने यानी सरकारी तंत्र ने उनके घर परिवार वालों को जो राइट टू लिबर्टी है उसको छीन लिया और एक तरीके से उनके घरों में उनको कैद कर लिया और सरकारी तंत्र के खिलाफ जो है पिटीशन जो है डाल दी गई इलाहाबाद हाई कोर्ट में फिर बाद में, ठीक है। तो हैबियस कॉर्पस जो है रिट इसमें लगा दी गई, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट इसमें लगाई गई। हालांकि जो हाई कोर्ट ने मना कर दिया था कि जो रिट डालने के लिए, बट ऑलरेडी सरकार है वो सीबीआई की जांच कर रही थी, तो राइट टू लिबर्टी तो दे रहे हैं उनके परिवार वालों को, तो ये कहकर जो है इस रिट को फिर बाद में रिजेक्ट कर दिया गया था, ठीक है। तो इसमें ये केस आया था हाथरस केस। इसमें ये जो एक महिला को मार दिया गया और उनके परिवार वालों को सरकार तंत्र जो है उसके द्वारा क्या किया गया, उनके घर में ही बंदी बना लिया गया था भाई, ठीक है। फिर बाद में जो ये हाई कोर्ट में गए, पिटीशंस डाली और ठीक है, और जो हैबियस कॉर्पस रिट है इन्होंने डाली, लेकिन जो हाई कोर्ट है उन्होंने मना कर दिया कि भाई जो ऑलरेडी जो सरकार इसकी सीबीआई जांच करवा रही है तो राइट टू लिबर्टी तो ऑलरेडी मिल ही रहा है, तो इस प्रकार से इस रिट को रिजेक्ट कर देती है हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो रिट टू लिबर्टी कैसे जो है मिसयूज होता है, तो कई बार अब हमने देखा जो लिबर्टी वाली जो रिट है ये मिसयूज भी होती है भाई। कई बार जो पुलिस है वो क्या करती है कि गलत तरीके से व्यक्ति को अरेस्ट कर लेती है और बिना किसी एफआरआई के उसको लॉकअप में डाल देती है। तो इस प्रकार से जो है ये आपकी मिसयूज होती है। जैसा कि आप देखते हैं कि आर्टिकल नंबर 22 का क्लोज नंबर 1 है, ये कहता है कि जब कोई व्यक्ति अपराध करता है, ठीक है, आर्टिकल 22 का क्लोज नंबर 1 है उसको आप समझो। सबसे पहले कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति अपराध करता है तो अपराध के बाद भाई उसकी एफआईआर लिखी जाती है और उसके बाद उसको जेल में जो है डाला दिया जाता है। और ये जो इसमें रूल है कि भाई 24 घंटे के अंदर जो है उसको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उसके सामने पेश भी किया जाता है, ठीक है। तो एफआईआर दर्ज है होने के 24 घंटे के अंदर अंदर उसको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उसके सामने पेश जो है किया जाना होता है। तो यानी कि ये उसका मौलिक अधिकार है जो आपका
ये है, ठीक है भाई, 24 घंटे के अंदर अंदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश किया जाना तो मौलिक अधिकार है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो पुलिस है उसका मिसयूज करती है, उसको बिना किसी एफआईआर के लॉकअप में डाल देती है। तो जब जिस व्यक्ति का शोषण यहाँ पे हो रहा है तो उस व्यक्ति का कोई साथी है, कोई दोस्त या कोई भी जो है मतलब वो जाके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से हैबियस कॉर्पस की मांग कर सकता है, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो है ये मांग कर सकता है। हालांकि जो हैबियस कॉर्पस की मांग को सुप्रीम कोर्ट है कभी मना नहीं करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हैबियस कॉर्पस जो बंदी प्रत्यक्षीकरण आपकी जो ये सुप्रीम कोर्ट से मांग की जा सकती है, ठीक है, जब इसका मिसयूज हो। तो यहाँ पे जब कोर्ट अपने किसी तो यहाँ पे फिर क्या किया जाता है कि भाई जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये मांग की जाती है और मान ली जाती है, तो कोर्ट है फिर क्या करता है, कोर्ट अपने ही किसी एक अधिकारी को वकील के साथ भेजता है और पहले तो इस बात की जांच कराता है कि भाई ये सही है या नहीं, और एफआईआर जो है वो रजिस्टर में देखता है कि भाई एफआईआर है वो लिखी गई है या नहीं लिखी गई है। अगर उसमें कोई नामो निशान नहीं मिलता है तो इसका मतलब पुलिस ने अपनी पावर का मिसयूज़ किया है। तो जो अधिकारी जो न्यायालय जो भेजती है, ठीक है, जो भी अधिकारी है, तो इस अधिकारी के पास इतनी पावर होती है कि पूरे के पूरा जो थाना होता है उसको सस्पेंड कर सकता है, ठीक है, और थाना का जो इंचार्ज है उसको भी सस्पेंड करने की पावर इसके पास होती है, इस अधिकारी के पास। तो ये आपका है हैबियस कॉर्पस रिट वाला। लेकिन इसमें हैबियस जो कॉर्पस रिट है, ठीक है, अब हम देखेंगे कि अपवाद है इसमें कब नहीं लगाई जा सकती है हैबियस कॉर्पस रिट, जो आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट है वो कब नहीं लाई जा सकती। तो यहाँ पे मेरे लिए जो 5 जो है पॉइंट है जो हम देखेंगे कि इन पॉइंट पे ये नहीं लाई जा सकती। तो इसमें पहला जो पॉइंट है आपका, यदि उस व्यक्ति की जो गिरफ्तारी है वो वैलिड है तो हैबियस कॉर्पस आपकी नहीं लाई जा सकती, ठीक है। अगर भाई वैलिड गिरफ्तारी होगी, पुलिस ने बिल्कुल सही तरीके से अरेस्ट किया है, ठीक है, तो हैबियस कॉर्पस वहाँ पे नहीं लाई जा सकती। दूसरा, अगर जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है वो जुडिशियल कस्टडी में है तो भी आपकी हैबियस कॉर्पस नहीं लाई जा सकती, ठीक है, क्योंकि आपने देखा कि एफआईआर दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस को जो मजिस्ट्रेट होता है उसके सामने पेश करना होता है, तो वहाँ पे वो जुडिशियल कस्टडी में ही आ जाता है। तो जो अगर गिरफ्तार किया गया व्यक्ति वो जुडिशियल कस्टडी में है तो भी आपका वो वहाँ पे हैबियस कॉर्पस नहीं लगाई जा सकती, ठीक है। तीसरा, इसमें जो सेना कोर्ट होती है तो सेना कोर्ट का जो भी डिसीजन होता है उसमें इस रिट का प्रयोग नहीं किया जा सकता। सेना कोर्ट आपका अलग होती है तो उसमें उनके रूल रेगुलेशन होते हैं, ठीक है। तो सेना कोर्ट ने जो डिसीजन दे दिया तो उस पर भी भाई आपकी जो ये हैबियस कॉर्पस वाली रिट है वो प्रयोग नहीं की जा सकती या इसको नहीं लाया जा सकता। बट आर्टिकल नंबर 21 को छोड़कर, ठीक है, आर्टिकल 21 को छोड़कर बाकी जो है किसी भी मामले पर सेना कोर्ट के जो डिसीजन है वो उसके ऊपर ये हैबियस कॉर्पस रिट नहीं लाई जा सकती। तो आर्टिकल 21 में क्या है, आर्टिकल 21 का अगर उल्लंघन होगा तो सेना कोर्ट पर भी ये रिट लगाई जा सकती है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 21 का अगर उल्लंघन हो रहा है तो सेना कोर्ट पे भी जो है रिट लगाई जा सकती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो पॉइंट नंबर जो 4 है, इसमें क्या कह रहा है कि अगर न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला है तब भी हैबियस कॉर्पस वाली जो रिट है वो नहीं लाई जा सकती, ठीक है। तो हैबियस कॉर्पस जो रिट है वो नहीं लगाई जा सकती अगर न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से ही कोई मामला बाहर है। 5वां, जो अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला है, कोर्ट की अवमानना, तो कोर्ट की अवमानना के मामले पर भी आपकी हैबियस कॉर्पस रिट जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट नहीं लाई जा सकती, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो दूसरी आपकी रिट है इसका नाम क्या है, मैंडेमस परमादेश होता है। भाई कोर्ट के द्वारा, परमादेश का मतलब होता है परम आदेश, कोर्ट के द्वारा ये परम आदेश दे दिया गया कि भाई अब आपको इसको करना ही है, ठीक है, कोर्ट का आदेश है कि इसको आपको मानना ही है, तो ये इसका मतलब होता है मैंडेमस परम आदेश, कोर्ट का मतलब परम आदेश है। तो इसमें क्या है भाई, किसी के किसके जो खिलाफ ये लाया जा सकता है परमादेश, पहली बात तो ये आती है कि भाई जो आपका परमादेश है वो कोई भी गवर्नमेंट है या फिर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसके खिलाफ लाया जा सकता है, ठीक है। तो ये बाकी जो ऊपर वाली हमने जो पहली बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट पड़ी थी, इसके अलावा जो भी हम अब 4 जो रिट पढ़ेंगे नीचे वाली, उन सभी पर आपकी ये रिट लगाई जा सकती है, ठीक है। मतलब जो सरकारी जो तंत्र पर ये रिट लगाई जाती है चारों के चारों। और जो पहली वाली है जो हैबियस कॉर्पस वो सरकारी तंत्र और प्राइवेट तंत्र दोनों पे आपकी लगाई जा सकती है। तो कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसके खिलाफ लाई जा सकती है, कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ अगर वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे तब परमादेश लाया जा सकता है, ठीक है। अगर कोई भी डिपार्टमेंट वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो भाई वहाँ पे जो है वो अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा है, हमने जैसे कोई काम वहाँ पे करवाया, ठीक है, और वो अपनी ड्यूटी का पालन नहीं कर रहा है तो वहाँ पे परमादेश जो है आपकी रिट लाई जा सकती है, मैंडेमस रिट आपकी लाई जा सकती है। तो परमादेश का मतलब क्या होता है, टू ऑर्डर, परम आदेश मीन्स कोर्ट कहता है कि इस आदेश का पालन आप कीजिए, ठीक है। परमादेश को कब कब नहीं लाया जा सकता, तो ये एक्सेप्शंस है, इन मामलों पे जो है परमादेश नहीं लाया जा सकता। पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई जो राष्ट्रपति और राज्यपाल हैं वो अपना काम करते हैं, उन मामलों पर नहीं लाया जा सकता, क्योंकि आपने देखा कि भाई आर्टिकल नंबर 361 का क्लोज नंबर 1 ये कहता है राष्ट्रपति और राज्यपाल को ये अधिकार देता है कि अपने काम के प्रति जिम्मेवार नहीं माने जाएंगे। आर्टिकल 361 का क्लोज नंबर 1 ये कहता है कि भाई राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने काम के प्रति जिम्मेवार नहीं माने जाएंगे। अगर वो अपने काम के प्रति जिम्मेवार ही नहीं है तो भाई कैसे हम मतलब ये जो आपकी परमादेश रिट यहाँ पे लाई जा सकती है इनके खिलाफ, तो ये पहला आपका पॉइंट है, ठीक है। दूसरा,
कि भाई जो प्राइवेट सेक्टर है उनमें इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। जो भी प्राइवेट सेक्टर है भाई, प्राइवेट सेक्टर जैसे स्कूल है, स्कूल में तो भाई जैसे कोई भी क्लर्क वाला जो ठीक है क्लर्क है, अगर वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा हमारा, तो वहाँ पे हम इसके खिलाफ परमादेश रिट नहीं ला सकते। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर आपका अलग है। लेकिन हाँ, अगर गवर्नमेंट जो है एम्प्लॉय है और वहाँ पे कोई भी डिपार्टमेंट में क्लर्क है, वो सही तरीके से अगर काम नहीं कर रहा, तो आप वहाँ पे जो है परमादेश रिट लगा सकते हैं, तो वो आपकी मान्य होगी। तीसरा पॉइंट जो है कब परमादेश रिट नहीं लगाई जा सकती, भाई सरकार या जो कोई भी अधिकारी है, अगर उसकी कोई डिस्क्रिशनरी जो पावर है, उसके पास कोई भी अधिकार है सरकार का, अगर उसके पास कोई डिस्क्रिशनरी जो पावर है, मीन्स विवेकी मामलों पर अगर उसके पास कोई पावर है जहाँ पर उसको एक छूट दी जाती है कि भाई उस काम को वो करे या ना करे, ठीक है, तो क्योंकि उसको छूट दी गई है, तो उस मामले पर भी जो आपकी परमादेश जो रिट है वो यूज़ नहीं की जा सकती, क्योंकि जो है उसको ऑलरेडी पावर दी गई है कि भाई वो अपने विवेक के आधार पर वो काम जो है कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। नेक्स्ट जो नंबर 4 जो हमारी रिट है, सॉरी यहाँ पे नंबर 4 पॉइंट है, इस पे भी हम परमादेश रिट नहीं ला सकते। दो पक्षों के बीच में अगर कोई समझौता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो उस मामले पर भी इस परमादेश रिट को नहीं यूज़ किया जा सकता। पांचवा भाई, कोर्ट के न्यायिक मामलों में इस परमादेश रिट का यूज़ नहीं किया जा सकता। तो जो भी न्यायिक मामले हैं कोर्ट के, उनमें परमादेश जो रिट है उसका यूज़ नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे न्याय जो कोर्ट में दो प्रकार के आपके मामले होते हैं, एक प्रशासनिक मामले होते हैं, ठीक है, जिसमें क्लर्क की भर्ती वगैरह आई, और एक न्यायिक मामले होते हैं जो कोर्ट अपना जजमेंट इसमें देती है। तो कोर्ट के जो ये न्यायिक मामले हैं, ठीक है, जो कोर्ट अपना जजमेंट देती है, तो इस पर जो कोर्ट को भाई कोर्ट में जो भी जस्टिस है, तो उसको हम नहीं कह सकते भाई आप सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है परमादेश रिट नहीं लाई जा सकती न्यायिक मामलों पर, ठीक है। हालांकि प्रशासनिक मामलों पर जो है लाई जा सकती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई जैसे एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे समझाया गया कि सपोज मान लिया कि भाई जैसे कि डीएम के ऑफिस में हम गए और मैंने वहाँ कहा कि भाई सर मेरा काम ये कर दीजिए, और डीएम ने कहा कि भाई ये काम जो है मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता और ना ही मैं इसे करूँगा। तो डीएम साहब जो है भाई हमने देखा कि भाई वो झूठ बोल रहे हैं, और हमें पता है कि भाई इनका जो काम है यही है और इनके अधिकार क्षेत्र में आता है, बट ये कर नहीं रहे और ये करना नहीं चाहते। तो डीएम साहब ने मना तो कर दिया। अब जो है हम क्या कर सकते हैं भाई, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, ठीक है, कोर्ट के सामने, और मैं प्रूफ रखूंगा और कहूँगा भाई जो डीएम साहब है वो ये काम नहीं कर रहे। तो पहले जो है कोर्ट इस बात की छानबीन करेगी कि भाई काम डीएम के अधिकार क्षेत्र का है या नहीं है, ठीक है। अगर जो है आता है उसके अधिकार क्षेत्र का, तो कोर्ट एक आदेश जारी करती है, ठीक है, कि भाई आप उस अधिकारी को, ठीक है, या डीएम को या फिर सरकार को या सरकार तंत्र को, कि भाई ये मेरा परम आदेश है, आप इसका पालन कीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से, लेकिन अगर वो अधिकारी या सरकारी तंत्र उस आदेश को फॉलो नहीं करता है, ठीक है, कोर्ट के आदेश को फॉलो नहीं करता है, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। इसी को ही हम क्या कहते हैं, परमादेश रिट कहते हैं। तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल के थ्रू। अब तीसरी रिट की हम बात करते हैं जिसका नाम है प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, ठीक है। तो प्रतिषेध है, और आपकी जो चौथी है उत्प्रेषण, जिसको सर्च्योरारी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ये दोनों प्रकार की जो रिट है, प्रतिषेध और उत्प्रेषण, ये दोनों का प्रयोग जो है जुडिशरी एंड क्वासी जुडिशरी बॉडी के खिलाफ आपका किया जाता है, ठीक है। तो प्रतिषेध और उत्प्रेषण ये दो प्रकार की रिट है, वो हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, कहाँ पे लगा सकते हैं, वो जुडिशरी और क्वासी जुडिशरी मीन्स जो अर्धन्यायिक जो संस्थाएं होती हैं उनके ऊपर हम ये प्रतिषेध और उत्प्रेषण वाली रिट है वो लगा सकते हैं। तो इन दोनों जो है का प्रयोग न्यायिक और अर्धन्यायिक जो आपकी संस्थाएं हैं उनके खिलाफ जो है लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे जो अर्धन्यायिक जो संस्थाएं इसमें, जैसे जो अधीनस्थ न्यायालय है, सबॉर्डिनेट जो आपकी जुडिशरी है, तो वो आपकी इसमें आती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि प्रोहिबिशन और सर्च्योरारी दोनों जो है ये अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ जो है ये लाई जा सकती है, जो भी आपके अधीनस्थ न्यायालय होती हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपके क्वासी जुडिशरी आपकी ये बॉडी है, अर्धन्यायिक संस्था है, कौन, अधीनस्थ न्यायालय। तो यहाँ पे जो है प्रोहिबिशन और सर्च्योरारी जो है रिट लाई जा सकती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, आपकी जो अधीनस्थ न्यायालय होती हैं उनके ऊपर क्या प्रोहिबिशन और सर्च्योरारी जो ये प्रतिषेध और उत्प्रेषण रिट लगाई जा सकती है या नहीं लगाई जा सकती, तो इनके खिलाफ ये लगाई जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट कुछ अर्धन्यायिक संस्थाएं हैं, इनके खिलाफ भी प्रतिषेध और उत्प्रेषण रिट लाई जा सकती है, ठीक है। जैसे कौन कौन सी अर्धन्यायिक संस्थाएं, ये हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में जब हमने पढ़ा था ये संस्थाएं इनके बारे में, तो आप अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी कि भाई अर्धन्यायिक संस्थाएं ये कौन कौन सी होती हैं, तो वो हमने पहले कर लिया है। तो वो आपने नहीं देखा है तो आप सबसे पहले पॉलिटिकल लेक्चर नंबर 1 देखिए, आपको वहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जो कैट है, सेट है, एनजीटी है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, इलेक्शन कमीशन है, फाइनेंस जो डिपार्टमेंट या फाइनेंस जो आयोग है, कमीशन है, तो इन सभी ये सारी क्या है, अर्धन्यायिक संस्थाएं होती हैं, ठीक है। कैट, सेट, एनजीटी, एनएचआरसी, ईसी, तो ये सारी अर्धन्यायिक संस्थाएं होती हैं। और इन जो अर्धन्यायिक संस्थाएं होती हैं इनके पास क्या होता है, सिविल कोड जैसी पावर होती है इनके पास, ठीक है। तो ये जांच करने का अधिकार इनके पास होती है, ठीक है। तो ये जो अर्धन्यायिक संस्थाएं हैं ये फाइनेंशियली शुल्क ये लगा सकती है, लेकिन ये दंड नहीं दे सकती, ठीक है। तो जो अर्धन्यायिक संस्थाएं हैं वो भाई आपका दंड नहीं दे सकती, दंड देने का अधिकार इनके पास नहीं होता, शुल्क लगा सकती है, फाइन लगा सकती हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि जो भी अर्धन्यायिक संस्थाएं हैं उनके खिलाफ ये दो प्रकार की रिट, प्रतिषेध और उत्प्रेषण लाई जा सकती है। नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं कि भाई प्रोहिबिशन एंड सर्च्योरारी जो आपकी ये है प्रतिषेध और आपका उत्प्रेषण,
इन दोनों में जो अपर कोर्ट लोअर कोर्ट के खिलाफ जो है आपका एक्शन लेता है, जो ऊपर वाला कोर्ट क्या करता है, लोअर कोर्ट के खिलाफ एक्शन लेता है। कई बार जो लोअर कोर्ट का जज अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर होकर कोई केस ले लेता है, तब अपर कोर्ट क्या करता है, लोअर कोर्ट के खिलाफ एक्शन आपका ये लेगा। ठीक है भाई, तो ये आपका मामला है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जो लोअर कोर्ट का मतलब ही क्या है, अर्ध न्यायिक संस्थाएं। तो जो लोअर कोर्ट होती है वो अर्ध न्यायिक संस्थाएं होती हैं, तो उनके खिलाफ अपर कोर्ट के द्वारा जो है एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, प्रोहिबिशन एंड सर्च्यूरारी अगर आपकी ये रिट लगाई जाती है तो। ठीक है, तो ये हमने देखा कि अब हम देखते हैं कि प्रोहिबिशन एंड सर्च्यूरारी में क्या डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस हम देख लेते हैं, और डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा ऑलरेडी। तो इसमें जो प्रतिषेध प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है टू प्रिवेंट मीन्स रोकना। ठीक है, तो इसका प्रयोग कब किया जाता है, इसका प्रयोग तब किया जाता है जब लोअर कोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर होकर कोई केस ले लिया हो। ठीक है भाई, लोअर कोर्ट है, उसके अधिकार क्षेत्र में वो मामला है ही नहीं, लेकिन फिर भी उसने जो है वो केस ले लिया, तो उस मामले पर आपका ये जो है प्रोहिबिशन भाई रोक लगाई जा सकती है। ठीक है, तो इसमें जो मामला अगर कोई भी मामला प्रोसीडिंग में चल रहा है, यानी अभी जो है लोअर कोर्ट ने अपना कोई जजमेंट नहीं दिया है, ठीक है, तो उस केस में भी आपका ये जो आपकी लाया जाता है उसमें प्रोहिबिशन रिट आपकी लगाई जा सकती है। ठीक है, तो इस मामले में जो प्रोसीडिंग में है उसको अपर कोर्ट रोक लेता है और अपने अधिकार क्षेत्र में ये ले लेता है। ठीक है, तो अपर कोर्ट के द्वारा उसको रोक लिया जाता है और अधिकार क्षेत्र में ले लिया जाता है, तो इसी को ही हम कहेंगे प्रोहिबिशन प्रतिषेध। दूसरा आपका जो उत्प्रेषण सर्च्यूरारी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है टू सर्टिफाइड मीन्स प्रमाणित करना। तो इसमें सर्च्यूरारी प्रमाणित करने की बात की जाती है। इसमें लोअर कोर्ट किस मैटर को अपनी अधिकार क्षेत्र से बाहर होकर अगर कोई केस ले लेता है तो उस पर अपना फाइनल जजमेंट भी दे चुका होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई इसमें जो लोअर कोर्ट है किसी मैटर को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर होकर अगर कोई केस ले लेता है और उस पर भाई अपना फाइनल जजमेंट भी उसने दे दिया। ठीक है, तो जो अपर कोर्ट क्या करेगा, अपर कोर्ट इस बात को देखने का प्रयास करता है कि भाई जो लोअर कोर्ट है उसने जो अपना जजमेंट दिया है वो उसके अधिकार क्षेत्र में है या नहीं, पहली बात तो ये देखेगा। दूसरा वो क्या करेगा कि भाई जो लोअर कोर्ट है, ठीक है, नेचुरल जो जस्टिस मीन्स प्राकृतिक न्याय का जो सिद्धांत को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये दो चीज़ें अपर कोर्ट देखती है कि भाई जो लोअर कोर्ट है वो नेचुरल जस्टिस प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तब जो अपर कोर्ट है उस पर लोअर कोर्ट के फाइनल जो डिसीजन है उसको कैंसिल कर सकती है। ठीक है भाई, उसके अधिकार क्षेत्र में कोई केस नहीं है और फाइनल जजमेंट भी दे दिया लोअर केस ने, तो अपर कोर्ट क्या करेगी, उसके जो फाइनल जजमेंट है या डिसीजन उसको कैंसिल कर देती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो सर्टिफाइड क्या प्रमाणित करता है, या इसी को जो है सर्टिफाइड जो है कहते हैं। तो ये एक प्रकार का ये आपका है, आपको समझ में आ गया होगा कि भाई उत्प्रेषण सर्च्यूरारी जो है इसका मतलब होता है टू सर्टिफाइड प्रमाणित करना, तो इसमें प्रमाणित किया जाता है। तो सर्च्यूरारी रिट को पोस्टमार्टम रिट भी कहा जाता है भाई। ठीक है, जैसे हमने देखा पोस्टमार्टम रिट किसे कहा जाता है, सर्च्यूरारी रिट उत्प्रेषण वाली रिट को, क्योंकि ये रिट जो है सीधा सीधा टू सर्टिफाइड करता है। ठीक है, सर्टिफाइड करता है। नेक्स्ट जो और अंतिम जो हमारी रिट है उसको हम देख लेते हैं। तो ये हमारी है क्यो वारंटो रिट, अधिकार परीक्षा रिट। ये क्या होती है, ये सरकारी तंत्र जो या फिर यूँ कहें कि पब्लिक सेक्टर के खिलाफ जो है लाया जाता है। ठीक है, तो अधिकार जो परीक्षा रिट है वो सरकारी तंत्र के खिलाफ लाया जाता है। जैसे हमने देखा कि भाई जो आपका हैबियस कॉर्पस रिट है उसको छोड़कर बाकी चारों रिट है उन वो आपकी सरकारी तंत्र के खिलाफ लाई जाती है। केवल और केवल हैबियस जो कॉर्पस रिट है वो ही आपकी सरकारी तंत्र और प्राइवेट तंत्र दोनों पे लाई जाती है। ठीक है, तो इसमें अधिकार परीक्षा इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें ये देखा जाता है कि कोई काम वैध है या नहीं विधिक रूप से। ठीक है, अगर विधिक रूप से कोई काम वैध है या नहीं है ये इसमें देखा जाता है। इसमें जो शक्ति या अधिकारों की वैधानिकता का जो है दुरुपयोग आपका ये होता है। ठीक है, जो भी शक्ति है या जो भी अधिकार है उसकी वैधानिकता का दुरुपयोग होता है। कई बार क्या होता है कि भाई सरकार या कोई भी अधिकारी है वो अपनी विधिक पावर जो होती है जो उसको मिलती है उसका दुरुपयोग करते हैं। ठीक है, तो उनके अधिकार क्षेत्र में ये नहीं होता लेकिन फिर भी वो दुरुपयोग करते हैं, तब ये जो है रिट लाई जाती है और पूछा जाता है कि कोर्ट द्वारा कि भाई आपने किस अधिकार से ये काम किया है। ठीक है, कोर्ट द्वारा पूछा जाता है कि आपने किस अधिकार से ये काम किया है। तो इसमें जो अधिकारी गलत तरीके से अगर नियुक्ति भाई जो अधिकारी है जैसे कि गलत तरीके से नियुक्ति कर सकता है, तब अधिकारी के खिलाफ जो है क्यों वारंटो रिट का प्रयोग किया जाएगा। तो ये आपने देखा। ठीक है, कोई भी अधिकारी गलत तरीके से नियुक्ति अपॉइंटमेंट कर रहा है तो उसके खिलाफ क्यों वारंटो रिट लगाई जा सकती है। ठीक है, तो ये हमने देखा। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 33। तो इसमें क्या है, राइट टू लिबर्टी, स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित करना। ठीक है, सुरक्षा बल के लिए। तो ये इसमें दिया गया है राइट टू लिबर्टी, स्वतंत्रता के अधिकार को जो है सीमित करना, आर्टिकल नंबर 33। जैसा कि आप जानते हैं कि भाई आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्स है, CISF है, पुलिस है, IB है, रा है। ठीक है, और इसमें जो कम्युनिकेशन सर्विस एजेंसी है, संचार सेवाई संस्थाएं हैं। ठीक है, तो जब कोई वार होता है तो क्या होता है कि भाई उस टाइम चाहे किसी की भाई मतलब बीमार हो, कोई बच्चा बीमार हो, परिवार में मतलब कुछ भी हो रहा हो तो छुट्टी नहीं दी जाएगी। छुट्टी लेने का अधिकार हमारा राइट टू फ्रीडम है। हालांकि जो छुट्टी लेने का अधिकार क्या है, हमारा राइट टू फ्रीडम है, बट आर्टिकल नंबर 33 है ये स्पष्ट करता है कि भाई कुछ मामलों पर, जैसे कौन कौन से मामले हैं, जैसे रक्षा मामला है,
रक्षा बल है, सुरक्षा बल है, तो इन मामलों पर उनको राइट टू फ्रीडम जो है उनका सीमित किया जा सकता है, उनसे छीना जा सकता है या कम किया जा सकता है। तो उसके लिए संसद ये कानून बना सकती है। तो आर्टिकल 33 के कानून आर्टिकल 35 के अनुसार बनते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि आर्टिकल 33 के जो कानून है आर्टिकल 35 के अनुसार बनते हैं। तो हमने क्या देखा कि भाई जो रक्षा बल है, सुरक्षा बल है, इनको ऑर्गेनाइजेशन बनाने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। इनके पास अभिव्यक्ति का अधिकार तो है बट वो सीमित है। ठीक है, तो जो रक्षा बल है, सुरक्षा बल है, इनको अभिव्यक्ति का जो अधिकार दिया गया है वो सीमित दिया गया है, इनको कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। तो ये इसमें था आर्टिकल 33 में, आपने देखा होगा। ठीक है, तो स्वतंत्रता के अधिकार को जो है सीमित करना, तो किस किस मामले में, जैसे सुरक्षा जो बल है, जैसे कोई युद्ध हो गया तो भाई आपका जो स्वतंत्रता का जो अधिकार है भाई, छुट्टी पाने का अधिकार, उसको आपसे छीना जा सकता है, सीमित किया जा सकता है। ये आर्टिकल 33 ऐसा कहता है। तो सुरक्षा बल से रिलेटेड आपका ये। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 34, इसमें मार्शल लॉ है। ठीक है, मार्शल लॉ ये क्या होता है, तो भाई नागरिक प्रशासन और सेना प्रशासन के रूल अलग अलग होते हैं। जैसे हमने देखा नागरिक प्रशासन के अलग रूल होते हैं और जो सेना जो है, जो मिलिट्री होती है, वहाँ पे अलग से रूल रेगुलेशन होते हैं। तो मार्शल लॉ वहाँ लगाया जाता है जहाँ पे नागरिक प्रशासन काम नहीं करता। ठीक है, पहली बात तो जहाँ पे नागरिक प्रशासन काम नहीं करता वहाँ पे मार्शल लॉ लगाया जाता है। मार्शल लॉ देश के किसी भी क्षेत्र में आपका लगाया जा सकता है। पहली बात तो ये, यहाँ पर या तो आर्मी या पैरा मिलिट्री के लोग जो है भेज दिए जाते हैं। तो मार्शल लॉ जो है देश के किसी भी क्षेत्र में लगाया जा सकता है जहाँ पे आर्मी या पैरा मिलिट्री के जो लोग भेज दिए जाते हैं। जब इमरजेंसी आती है, राष्ट्रीय आपातकाल, तो राष्ट्रीय आपातकाल और मार्शल लॉ में डिफरेंस होता है भाई। ठीक है, मार्शल लॉ कब लगाया जाता है और राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया जाता है, इसमें डिफरेंस होता है। राष्ट्रीय आपातकाल तो पूरे देश या देश से किसी एक राज्य में लगाया जाता है। ठीक है, जो राष्ट्रीय आपात है या तो पूरे देश या देश से किसी भी एक राज्य में लगाया जाता है या क्षेत्र में। ठीक है, या क्षेत्र में भी लग सकता है भाई, कहीं पे भी लगाया जा सकता है, बट मार्शल लॉ जो है देश के किसी क्षेत्र में ही लगाया जाता है। ठीक है, देश के किसी भी क्षेत्र में लगाया जा सकता है। तो मार्शल लॉ है वो देश के किसी जो है विशेष क्षेत्र में लगाया जाता है। तो ये हमने देखा। तो जहाँ नागरिक प्रशासन सही ढंग से काम नहीं करता है वहाँ पे आपका मार्शल लॉ लगाया जाता है। मार्शल लॉ के लिए संसद कानून बनाया है। संसद ने मार्शल लॉ के लिए कौन कौन से कानून बनाए, यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे अफ्स्पा जो है आपका, ये है AFSPA अफ्स्पा कानून। इसका मतलब होता है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। और ये कानून जो है 1958 में बना। जम्मू कश्मीर के कई क्षेत्रों में इसको लागू भी किया गया। नॉर्थ ईस्ट में जो है मणिपुर में इसको लागू किया गया। ठीक है, और कई जगह जो है इस एक्ट का विरोध भी जो है हुआ था भाई। जो ये कानून बनाया गया था संसद के द्वारा मार्शल लॉ, इसमें इसमें आपसा जो कानून आपका आता है, मार्शल लॉ में जो कानून बनाया गया संसद के द्वारा आपसा कानून, तो ये 1958 में ये कानून बना था। जम्मू कश्मीर मणिपुर में लागू इसको किया गया, इसको विरोध भी हुआ। तो इसमें क्या होता है भाई, जैसे जो ये कानून होता है अफ्स्पा AFSPA, तो जहाँ पे मार्शल लॉ लगा दिया जाता है वहाँ पे मिलिट्री फोर्स या फिर जो आर्मी के लोगों के द्वारा जो है किसी भी बिल्डिंग को ध्वस्त ये कर सकते हैं। ठीक है, अगर उन्हें जो है ये लगता है कि भाई यहाँ पर कोई आतंकवादी गतिविधियाँ हो सकती है तो वहाँ पर ये जो है आसपा जो कानून लगता है। ठीक है, तो ये जो लॉ एंड ऑर्डर खराब हो सकता है वहाँ लगता है, मतलब जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जो है खराब हो सकता है वहाँ पे ये आपका दूसरा, वो आने जाने के रास्ते को जो है ब्लॉक कर सकते हैं इस कानून के तहत। ठीक है, बिना पूछे किसी को मार भी सकते हैं। तो यहाँ पे दुरुपयोग भी जो इसका हुआ था। तो मार्शल लॉ को अमूमन कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो इसको कोर्ट में चुनौती नहीं दी, बट अगर सेना जो है बिना किसी वजह के ऐसे लोगों को मार देती है तो आर्टिकल 21 का ये उल्लंघन है और इसको जो है कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, तो आर्टिकल 21 का उल्लंघन होता है अगर सेना बिना किसी के लोगों को मार देती है तो इसका फिर कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकाल है उसमें क्या डिफरेंस है। तो मार्शल लॉ जो ये है ये राष्ट्रपति राज्यपाल दोनों द्वारा लगाया जा सकता है आपका। ठीक है, तो राष्ट्रपति राज्यपाल दोनों लगा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल है वो केवल राष्ट्रपति लगा सकता है। दूसरा मार्शल लॉ है ये देश के किसी भी विशेष क्षेत्र में लगाया जाता है। ठीक है, लेकिन जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो पूरे देश में या देश के किसी भी राज्य या भाग में लगाया जाता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट जो मार्शल लॉ है इसमें फंडामेंटल राइट क्या हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं, सस्पेंशन हो जाते हैं फंडामेंटल राइट। ठीक है, आर्टिकल 21 को छोड़कर, और इसमें फंडामेंटल राइट है वो निलंबित, इसमें भी हो जाते हैं। तो दोनों में हो जाते हैं फंडामेंटल राइट निलंबित। मार्शल लॉ में राज्य सरकार केंद्र के अधीन नहीं होती है। ठीक है, जो राज्य सरकार है वो क्या केंद्र के अधीन नहीं होती है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल है जब लगता है तो उसमें जो राज्य सरकारें होती है वो केंद्र के अधीन हो जाती है। तो ये इसमें डिफरेंस था। तो हमने देखा कि भाई जो आर्टिकल नंबर 35 है फंडामेंटल राइट के लिए कानून या विधि बनाने का अधिकार संसद को देती है, हालांकि फंडामेंटल राइट स्वतः ही लागू हो जाते हैं। हमने देखा कि जो फंडामेंटल राइट है वो क्या होते हैं, स्वतः ही लागू हो जाते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल जो है 35 क्या कहता है, आर्टिकल 35 कहता है कि भाई जो फंडामेंटल राइट हमारे मौलिक अधिकार है उनके लिए जो कानून है उनको बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। ठीक है, तो ये इसमें दिया गया, लेकिन जो हमें पता है कि फंडामेंटल राइट है वो अपने आप ही लागू हो जाते हैं। नेक्स्ट इसमें हमने जो आर्टिकल नंबर 70 इसमें नोट है, हालांकि इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है आर्टिकल नंबर 70। तो आर्टिकल नंबर जो 17 है आपका ये SC/ST एक्ट 1989 के तहत इसको छुआछूत के अंत के लिए आपका ये आपका है।
ठीक है, इसको कानून बनाएगा। और इस तो आर्टिकल 35 द्वारा जो ये बनाया गया था, ठीक है, तो आर्टिकल 35 के द्वारा ही इस कानून को बनाया गया, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 35 मौलिक अधिकारों के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है, ठीक है। तो जो भी हमारे मौलिक अधिकार है उनके लिए कानून बनाने का अधिकार कौन सा आर्टिकल हमें देता है, तो आर्टिकल नंबर 35, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 34 है, उसमें जो ये आपका ये कानून था आफ्स्पा कानून, ये भी जो है आपका आर्टिकल 35 के तहत ही बनाया गया था, ठीक है। तो आर्टिकल 34 में जो ये कानून है आफ्स्पा, ये भी आपका आर्टिकल 35 के तहत ही बनाया गया। तो ये हमारे सारे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट आज की क्लास में खत्म हो चुके हैं, ठीक है। तो जो भी हमारे मौलिक अधिकार है वो सारे हमारे कंप्लीट हमने कर लिए हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हमने सभी आर्टिकल्स को डिस्कस कर लिया है। आगे हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 36 से 51, और आर्टिकल नंबर 36 से 51 ये हमारे किस में आते हैं, इसमें आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डीपीएसपी, इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आपकी आती है, ठीक है। तो 35 तक हमारे आर्टिकल हो चुके हैं। आगे हम 36 से 51 पार्ट नंबर 4 है उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। और डीपीएसपी हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड देश से लिया। तो ये हमारी जो है आज की क्लास इतना ही हम करते हैं, काफ़ी बड़ी क्लास हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है, आपको ये इन्फॉर्मेटिव या किसी भी एग्जाम के जो आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए अगर ये बेनिफिशियल आपके लिए है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को जो है लाइक शेयर जो है ज़रूर कीजिएगा।